स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे महासागरीय जल के तापमान के बारे में और उसका क्षैतिज तापमान का क्या विषय वितरण होता है, यानी कि लैटिट्यूडनल टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हमें समुद्र के अंदर देखने के लिए मिलता है, दरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सागरीय तापमान का लंबवत वितरण, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कि सतह से आप ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान में क्या अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो तापक्रम है, ठीक है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा समुद्र में अगर दरिया का जो पानी है, ओशन का जो वाटर का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसके सतह पर पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। और सूर्य, क्योंकि ऊपर की सतह जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो वो गर्म हो रहा है, और सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं, सनलाइट जो पड़ती है वो अंदर 200 मीटर की ऊंचाई तक प्रवेश कर सकती है। 200 मीटर के डेप्थ तक सोलर इंसोलेशन जो है वो ओशन के वाटर के अंदर चला जाता है, वहां तक उसको गर्म करता है, इसलिए वहां तक हमें इसका तापमान जो है देखने के लिए मिलता है। बाकी वास्तव में अगर हम बात करें तो सिर्फ ऊपर का 20 मीटर की जो गहराई है वहां पे सर्वाधिक सूर्य की किरणें जो है पहुंचती है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो ऊपर की सिर्फ 20 मीटर की जो ऊंचाई तक पानी होता है वहां तक उसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, और सतह से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। एक लंबवत वितरण हम देखें ऑलमोस्ट किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, ये इस तालिका के अंदर आपको इस टेबल के अंदर एक लैटिट्यूडनल डिविजन देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 0 to 10 डिग्री सेल्सियस जो लैटिट्यूड है, यानी कि 0 से 10 डिग्री अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहां पे 26.88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सतह का, ठीक है। और जबकि हम यहाँ पे कहते हैं अगर ऊंचाई के अंदर अगर हम तापमान की अगर हम बात करें तो ये हमें 26.86 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही 10 से 20 डिग्री जो अक्षांश है वहां पे सतह का तापमान, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, भूमध्य रेखा के पास में 0 से 10, उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे सतह का तापमान कम होगा क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो 10 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ये ऊंचाई पे हम यहाँ पे कहते हैं अगर बात करें ये तो अराउंड 100 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम बात करें ये तो हमें 18.57 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान देखने के लिए मिलता है। वैसे ही आपका 20 से 30 डिग्री जो है 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है 20 से 30 डिग्री अक्षांश स्थिति में तापमान मिलता है 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो कि अगर हम बात करें डेप्थ पे तो 200 मीटर की डेप्थ के ऊपर 200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान मिलता है 10.71 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 30 to 40 में आपको मिलता है 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और ऊंचाई में मिलता है 7.7। 40 से 50 में और कम हो गया तापमान 12.94। 50 से 60 में और कम हो गया 8.94 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 से 70 अक्षांश में 60 to 70 लैटिट्यूड में 4.26 हमें टेम्परेचर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से तापमान हमें कम होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो गिरता है, कम होता है। लेकिन ये ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की जो दर है वो एक समान नहीं होती, हमें अलग अलग देखने के लिए मिलती है। जैसे स्टार्टिंग के 2000 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम देखें तो गिरावट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो डिक्लाइन है, टेम्परेचर डिक्लाइन, वो हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लंबवत वितरण के अंदर अगर हम देखें तो ऊपरी सतह पर नीचे बढ़ती गहराई के साथ जो तापमान घटता है उसकी दर एक समान नहीं होती। 2000 मीटर तक हमें ये तापमान का सबसे ज्यादा घटता हुआ दर देखने के लिए मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इस तरीके का तापमान हमें समुद्र के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री फैथम की जो ऊंचाई है 100 डिग्री 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट होता है, ठीक है, या फिर 1 जो 6 फीट है वो 1.3 मीटर्स होता है। तो 100 फैथम की ऊंचाई के ऊपर तापमान मिलता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 फैथम की ऊंचाई के ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 फैथम की ऊंचाई के ऊपर 7.2, 1000 पर 2.5, 1500 फैथम की ऊंचाई के ऊपर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2200 फैथम की ऊंचाई के ऊपर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है।
इतना हमें तापमान जो है लंबवत चित्र देखने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग के 5 फैदम की ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये 30 फीट ऊंचाई समुद्र के जल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे दैनिक तापांतर और 100 फैदम पर वार्षिक तापांतर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। देखिए 100 फैदम तक हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, उसके नीचे अचानक तापमान जो है उसके अंदर परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की दर जो है उसमें भी असमानता आती है, यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से जाएंगे पोल्स की तरफ, वैसे वैसे रेट ऑफ डिक्लाइन इन टेम्परेचर जो है विद द डेप्थ दैट आल्सो चेंजेस। महासागर की सतह के ऊपर अगर हम बात करें, जो ध्रुव है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यानी कि इक्वेटर जो रीजन्स है वहां पे हमें एक कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन सागर के नितल के ऊपर अगर हम बात करें तो वहां पे ऑलमोस्ट एक समान हमें देखने के लिए मिलता है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई के साथ तापमान की जो गिरावट है वो काफी तीव्र गति से हमें देखने के लिए मिलती है, जबकि ध्रुवों की और हम दर की अगर हम बात करें, जो डिक्लाइनिंग रेट है, जो ऊपर से नीचे तापमान के घटने की दर जो है वो कम होती है कहाँ पे, ध्रुवों पे, पोल्स पे। और इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, वहां पे ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की जो दर है, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर जो है, दैट इज मोर ऑन इक्वेटर्स एंड दैट इज लेस ऑन पोल्स। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर समुद्र के जल के तापमान के घटने की जो दर है वो ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ध्रुव का जो भाग है, वहां पे तापमान के घटने की दर जो है वो हमें कम देखने के लिए मिलती है। 1911 के अंदर एक जर्मन एक खोज हुई थी, अन्वेषण हुआ था, जिसके आधार पर यह ज्ञात हुआ था कि 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 100 मीटर की ऊंचाई पर जितना तापमान मिलता है, उतना ही तापक्रम 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महासागरीय सतह पर मिलता है। इस तरह से 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 200 मीटर ऊंचाई का तापमान 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सतह के तापक्रम पर 700 से 800 मीटर की ऊंचाई के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसी अकॉर्डिंग ये एक टेबल जो है यहाँ पे दिया है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। जिन क्षेत्रों में सतह का जल बहा लिया जाता है, ठीक है, और नीचे का जल ऊपर आ जाता है, वहां पे सतह का तापमान जो है कम होता है, परिणाम स्वरूप गहराई के साथ तापमान पतन भी मंद होता है। इसके विपरीत जहां पर सतह का जल का संग्रहण होता है, ठीक है, वहां पर तापमान ऊंचा होता है और ऊंचाई के साथ तापमान पतन दर तीव्र होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ ये दो दरियाई किनारे हैं, समझ लीजिए, एक दरिया किनारा ये है, एक समझ लीजिए हवा ऐसे जा रही है, हवा ऐसे जा रही है तो क्या होगा, दरिया का जो पानी है वो इधर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे गर्म पानी जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे गर्म पानी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम सतह से ऊंचाई में अगर हम जाते हैं तो तापमान की घटने की दर जो है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे इसके अपोजिट इस वाले दरियाई किनारे पे क्या होगा, ठीक है, इस वाले दरियाई किनारे पे क्या होगा, हवा यहाँ से यहाँ चल रही थी, ठीक है, हवा ऐसे चल रही थी, इस वजह से यहाँ से जो पानी है, गर्म पानी जो है ऊपर सतह का, वो इस तरफ चला गया, इस वजह से नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर उठ करके आ जाएगा। नीचे का जब ठंडा पानी ऊपर उठ करके आ जाएगा, तो यहाँ पे सतह से हम ऊंचाई पे अगर हम तापमान के घटने की दर की अगर हम बात करें तो ये दर कम होगी। फिर से बताती हूँ मैं आपको, दो कोस्ट है, ठीक है, और इन सी कोस्ट के ऊपर हवा कहाँ से कहाँ चल रही है, एयर का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, हवा जब यहाँ से यहाँ चलेगी तो सतह, जो समुद्र की सतह के ऊपर जो पानी है वो यहाँ से गर्म पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ऊपरी सतह से नीचे अगर जाए तो तापमान की घटने की दर ज्यादा होगी, ठीक है, जबकि ये वाला जो कोस्ट है, सी कोस्ट जो है, यहाँ पे क्या हुआ, गर्म पानी तो इधर चला गया, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे यहाँ ऊपर से नीचे जो तापमान के घटने की दर जो है, डिक्लाइन इन टेम्परेचर रेट जो है वो कम हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर भूमध्य रेखा के पास में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप सतह के नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु इसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ हो जाता है। हम इक्वेटर्स की बात करें, इक्वेटर्स भूमध्य रेखा पे आपको पता है कौन सी रेनफॉल होती है,
सवैनीय बरसात होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो दरिया का जो जल है उसकी लवणता की अगर हम बात करें, उसकी सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो सैलिनिटी भी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे इसकी सतह के नीचे जो है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो भाग है वहां पे कम होती है, तो सतह का जो नीचे वाला जो जल है उसका तापमान ज्यादा होता है और उसकी लवणता भी जो है ज्यादा होती है। इस वजह से नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो फिर से दोबारा जो है तापपतन दर यानी कि डिक्लाइन इन टेम्परेचर शुरू हो जाता है। फिर कहीं कहीं पर हम सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक ऊंढाई तक भी हम देखते हैं कि उच्च तापमान पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे समुद्र जिसमें जैसे सब नीचे जाते हैं वैसे तापमान बढ़ता है, क्योंकि तापमान घटना चाहिए। ऐसा हमें छोटे समुद्रों में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सरगोसा सागर है, सरगोसा सी है, लाल सागर है, सुलू सागर है, रूम सागर है। लाल सागर में 100 फैदम की ऊंचाई के ऊपर तापमान 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, जबकि हिंद महासागर में अगर हम बात करें तो 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हमें सिर्फ 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंद सागर हैं, छोटे हैं, निम्न अक्षांशों के ऊपर हैं, सीमांत हैं ये सागर, यानी कि मार्जिनल सीज हैं। इस वजह से यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, यानी कि तापीय विलोमता देखने के लिए मिलती है। होना क्या चाहिए, आप सतह से जब नीचे जाओ तो तापमान घटना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर शुड रिड्यूस एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी वाटर टू द डेप्थ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आप जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, तापीय प्रतिविलोमता। कुछ सागरीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो अधिक गहराई पर तापमान जो है वो अधिक होती है, ठीक है। डेप्थ में अगर हम जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो हमने अभी बात करी, जैसे कि सारगोसा, लाल सागर, भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। क्यों? क्योंकि ऊपरी जो भाग है वहां पे बाहरी सागरीय जल के साथ मिश्रण जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ वाटर इन समुद्रों में नहीं हो पाता। हम अगर लंबवत वितरण देखें, लॉन्गिट्यूडनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उसको हम लेयर्स ऑफ थर्मल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसका स्तरीकरण कर सकते हैं उस तापीय संरचना का। और हम स्तरीकरण इसका करते हैं तो हमें ये मुख्य 3 परतें देखने के लिए मिलती है। पहले है ऊपरी परत। ऊपरी परत जो है ये सागरीय तल से ये 500 नहीं है, 300 है, 300 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, 300 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। फिर आती है थर्मोक्लाइन, जहाँ पे अचानक तापमान में परिवर्तन होता है। फिर आती है निचली परत, ठीक है। तो सबसे जो ऊपरी परत है, अपर लेयर जो है, अपर लेयर की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 300 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, मैक्सिमम 500 मीटर की तक ऊंचाई तक मिल सकता है। यहाँ पे जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है ऊपरी 0 से सतह से 500 मीटर की ऊंचाई तक, वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें, ये जो परत है, हल्की परत की निचली जो भारी परत है उसके ऊपर ये तैरती है, ये परत हल्की होती है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम जो टॉरिड रीजन्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। टॉरिड रीजन्स कौन से? भूमध्य रेखा के पास वाले, इक्वेटर के पास, वहाँ पे हमें स्थिति देखने के लिए मिलती है। जबकि हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की बात करें, यानी कि मिड लैटिट्यूड रीजन्स की बात करें, जहाँ पे सिर्फ गर्मियों में बारिश होती है, तो वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ उन्हाड़े के अंदर ही इस प्रकार की, समर सीजन के अंदर ही सिर्फ ये लेयर डेवलप होती है। फिर है निचली परत। निचली परत जो है वो 500 मीटर से या 300 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और यह परत सर्वाधिक ठंडी व भारी होती है, ठीक है। ये ठंडी होती है और इसका घनत्व जो है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये सबसे निचली परत, ठीक है। तो ये 1000 मीटर से नीचे वाली परत का विस्तार है। थर्मोक्लाइन इसके बीच में आती है, इसे ट्रांजिशनल लेयर भी बोलते हैं या संक्रमण परत भी बोलते हैं। ये 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक हमें देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे अचानक तेजी से तापमान के अंदर परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, डायग्राम दिया होना चाहिए। ये आप देखिए ऊपरी सतह पर, ठीक है, 0 से 300 मीटर की ऊंचाई तक कितना तापमान मिल रहा है, अब अराउंड, ठीक है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल रहा है। तो ये स्थिर है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है 0 से 300 मीटर की ऊंचाई तक। लेकिन 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम बात करें तो अचानक तापमान जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक
ठीक है, टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मोक्लाइन कहाँ से कहाँ मिलती है, 300 से 1000 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे अगर हम बात करें तो 1000 मीटर से ऊंचाई पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, निचली परत में, लोअर लेयर के अंदर, अपर लेयर में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तापमान के अंदर जो एक शार्प एक जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, थर्मोक्लाइन के अंदर एक शार्प हमें ये इसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई समुद्र का जो तापमान है वो हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है महासागरीय जल का घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर। क्या डेंसिटी होता क्या है, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। डेंसिटी जो है, ये घनत्व जो है वो किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्य मास की मात्रा है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी जो चीज है उसका वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट या मास जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेंसिटी या घनत्व बोलते हैं। घनत्व का जो माप है, डेंसिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में ग्राम के अंदर जो है इसका कैलकुलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसको मेजरमेंट की इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में ग्राम। ठीक है, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसको नापा जाता है। एक शुद्ध जल की अगर हम बात करें, आपके घर में जो पानी आता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसका घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तापमान हो उस पानी का तब। ठीक है, जिसको एक शुद्ध जल, ये एक बेसिक जो है माप है जिसके आधार पर दूसरे और जो माप है किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दरिया के जल की, समुद्र के जल की, तो वो लवणीय होता है, सॉल्टी होता है, उसके अंदर बहुत सारे तत्व, बहुत सारे नमक जो है वो घुले हुए होते हैं। इस वजह से उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी हमें ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं मिलती है, उससे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो एवरेज अगर हम घनत्व की बात करें, ये औसत डेंसिटी कितना होता है, तो 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसको। शुद्ध जल का कितना है, दरिया के जल का कितना है, ये बहुत बड़ी एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध जल के घनत्व से कितना ज्यादा अधिक होता है, ठीक है, प्योर वाटर से 2 to 3% ज्यादा हमें उसकी डेंसिटी देखने के लिए मिलती है। ये डेंसिटी भी हमने किस पे नापी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के, जब पानी का तापमान होगा उसके ऊपर इसका घनत्व जो है वो नापा गया है। तो ये माना जाता है कि सागरीय जल के घनत्व में सामान्यतः सागरीय जल के तापमान में कमी होने के साथ वृद्धि आती है। जैसे जैसे समुद्र का जो तापमान है, ठीक है, पानी का जो तापमान है वो घटेगा, वैसे वैसे उसका घनत्व जो है, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब होता है पानी का, वहां पे सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें देखने के लिए मिलती है। डेंसिटी या घनत्व के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी का भौतिक गुण बताता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो बताता है, क्योंकि कि महासागरों की गति जो है, ठीक है, उसको निर्धारित या उसको नियंत्रित ये करता है। यानी कि समुद्र के अंदर जो मोजा चलती, ठीक है, वेव्स जो फॉर्म होती है, उन वेव्स की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वाटर की डेंसिटी जो है वो किस तरह की होगी। सागरीय जल का अधोगमन भी जो है, यानी कि सब्सिस्टेंस या उसका ऊपर उसके दूसरे जल के ऊपर बहना जो है, ये भी घनत्व के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा पानी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी जिस पानी की, तो उसके ऊपर हल्के डेंसिटी वाला, हल्के कम घनत्व वाला पानी जो है वो हमेशा उसके ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो ये सब जानकारियां हमें जब डेंसिटी के बारे में पता होगा तभी हम पता लगा सकते हैं। सागरीय जल की घनत्व जो है, डेंसिटी को निर्धारित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। 2 कारक तो हमने बात करी नहीं यहाँ पे। पहला हमने बात करी तापमान की, तापमान कम होता है तो घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, जैसे तापीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन। फिर दबाव, अगर दबाव बढ़ेगा जल के ऊपर तभी भी ये उसका घनत्व जो है, डेंसिटी बढ़ती है, इसे संपीड़नात्मक या कंप्रेशन प्रभाव बोलते हैं। फिर लवणता, सैलिनिटी, यानी कि उसके अंदर घुले हुए जो नमक है उसके ऊपर निर्भर करता है। जितने ज्यादा नमक घुले हुए होंगे उतनी ज्यादा उसकी जो है घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, और कम होंगे तो डेंसिटी वाटर की कम होगी। तो घुले हुए तत्वों के ऊपर, एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि समुद्र के जल के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो पहला कारक क्या है, तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो कि समुद्र के जल के घनत्व को निर्धारित करता है। तापमान तथा घनत्व में एक उल्टा संबंध हमें देखने के लिए मिला, जो आपको पहले ही बोला, अगर तापमान कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, अगर तापमान ज्यादा होगा तो घनत्व हमें जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर तापमान ज्यादा होगा तो इसका मतलब जल जो है उसका तापीय प्रसार होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसका मतलब वो पानी जो है ज्यादा जगह में फैलेगा तो उसका घनत्व जो है हमें कम देखने के लिए मिलता है। इसी के विपरीत अगर पानी ठंडा होगा, ध्रुवों पे जैसे हमें देखने के लिए मिलता है, तो पानी जो है वो सिकुड़ेगा तो वहाँ पे घनत्व हमें देखने के लिए ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस प्रक्रिया को तापीय संकुचन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान और घनत्व जो है इसके बारे में हम जो है इजीली तुलना कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो निम्न अक्षांश है, यानी कि लोअर लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, वहाँ पे अगर हम बात करें तो घनत्व जो है वो हमें ऊपरी सतह का जो पानी है उसका घनत्व हमें कम देखने के लिए वहाँ पे मिलता है। क्यों? क्योंकि तापमान की वजह से पानी फैलता है। वहीं पे हम ध्रुवों पे अगर हम बात करें तो तापमान के प्रभाव की वजह से वहाँ पे हमें घनत्व ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हिमांक के नीचे अगर सागरीय जल का तापमान अगर पहुंचता है तो उससे घनत्व में अधिक वृद्धि हमें नहीं देखनी। अगर 0 डिग्री से नीचे ज्यादा टेम्परेचर चल जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें डेंसिटी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि फिर क्या होता है, हिमकण बनने लग जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं और ये कण एक दूसरे से दूर आने जाने लग जाते हैं। इस वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो इतना कहते हैं बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, इनका घनत्व के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने के लिए। सागरीय जल का घनत्व कम हो जाता है। यही कारण है कि हिमसागर के जल अगर हम हिमसागरीय जल में देखें तो तैरता है। वास्तव में सागरीय जल शीतलता तो सागरीय घनत्व का प्रभाव 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहता है। मोस्टली जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हम इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। दूसरा है लवणता, सैलिनिटी। सैलिनिटी का सीधा सीधा संबंध है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे समुद्र का पानी की लवणता ज्यादा होगी वहाँ पे घनत्व ज्यादा होगी, और जहाँ पे लवणता कम होगी पानी की वहाँ पे घनत्व हमें ये जो है वो कम देखने के लिए ये मिलेगा। प्रमुख कारण है कि उसके अंदर नमक जो है वो कितना ज्यादा घुला होता है। कभी कभी कोई तापमान के कारण लवणता का जो कारण है वो नगण्य भी हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो ज्यादा मेजर फैक्टर है, तो कभी कभी भले ही सैलिनिटी ज्यादा हो, ठीक है, लवणता ज्यादा हो, लेकिन वहाँ पे तापमान ज्यादा होने की वजह से एक घनत्व जो है वो कम भी हो सकता है, तो वो इस वजह से कम भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो मोस्टली अगर हम बात करें समुद्र के जो सतह का जो पानी होता है, ठीक है, सतह का पानी ज्यादा वाष्पीभवन होता है या इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो उसकी लवणता जो है वो ज्यादा होती है नीचे के तुलना के पानी के अंदर। तो वहाँ पे ऊपर के पानी का घनत्व हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है नीचे के पानी की तुलना में। बाकी ओवरऑल ऊपर की सतह में अगर हम देखें 0 से 300 मीटर की ऊंचाई तक, तो हमें ये कॉन्स्टेंट ही देखने के लिए मिलता है। उष्णकटिबंधीय सागरों की अगर हम बात करें, यानी कि लोअर लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे वाष्पीकरण के कारण ऊपरी जल जो है उसकी लवणता बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, और नीचे जैसे हम जाते हैं तो लवणता जो है वो हमें कम देखने के लिए मिलती है। तापमान व सागरीय जल के घनत्व के अंदर संबंध अगर हम देखें, टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में कैसा हमें चेंजेस देखने के मिलते हैं, तो देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी कितना है, 1.0281। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी जो है वो कम हुई, 1.027। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.0248। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.0234। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.0217। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हमें उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी का सीधा सीधा संबंध है, डेंसिटी ज्यादा होगी, दबाव ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो संपीड़न ज्यादा होगा, कंप्रेशन ज्यादा होगा, तो इस वजह से हमें डेंसिटी जो है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। दबाव तथा सागरीय जल के घनत्व पर कई बार जो है इसका प्रभाव हमें नगण्य भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि बड़े बड़े ये जो समुद्र हैं, मोटे जो जलाशय है, वहाँ पे दबाव का घनत्व का प्रभाव जो है केवल गहरे समुद्र पे ही हमें देखने के लिए मिलता है, डीप सीज में हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
बाकी ज्यादा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपरी सतह में घनत्व का मात्र 5% से अधिक हमें नहीं देखने के लिए, ऊपरी जो सतह वहाँ पे 5% से ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे घनत्व, तापमान और लवणता का संपर्क। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, टेम्परेचर एंड salinity. Thank you students and have a nice day.